अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी जो उम्र है वो 40 साल या ख़ुसूसी तौर पे अगर 45 साल से ज़्यादा है और एक दिन आपको चेस्ट पेन होता है, आप उस चेस्ट पेन के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेने के अलावा उसकी कोशिश होगी कि वो जल्दी से आपकी ईसीजी करे, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, यानी आपके दिल की पट्टी भी उसको आम ज़ुबान में कहा जाता है। अब जब वो आपकी ईसीजी को देखेंगे तो अब ईसीजी का जो स्टेटस हो सकता है वो 3 किस्म का हो सकता है कि या तो आपकी ईसीजी नॉर्मल हो मुकम्मल तौर पे, या उसमें किसी हद तक थोड़ा बहुत डॉक्टर को शक हो कि इसमें तब्दीली है, और तीसरा ये कि आपकी ईसीजी बहुत ख़राब हो। बहुत ख़राब से मुराद है कि उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि जिसको देखते ही डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि किसी को दिल का बड़ा अटैक है या छोटा अटैक है। अब बिल्कुल जो नॉर्मल वाली ईसीजी है उस पर बात करने से पहले, और जो इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, वो लोग जिनको हार्ट अटैक है और ईसीजी से डॉक्टर को पता चल गया है तो हम उनको एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मैनेजमेंट में ही अलग होती है। लेकिन वो ईसीजी जिसमें किसी हद तक थोड़ा शक हो, या वो ईसीजी जो बिल्कुल नॉर्मल तो हो लेकिन वो जो शख्स है जिसकी वो ईसीजी हुई थी उसमें कुछ रिस्क फैक्टर हों। ये वो रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो मर्द होना एक रिस्क फैक्टर है। किसी की उम्र का, अगर वो मर्द है तो 50-55 साल से ज़्यादा का होना, और अगर ख़ातून है तो उसका पोस्ट मीनोपॉज़ल यानी माहवारी उसकी रुक चुकी हो उस कंडीशन में होना, यानी उम्र के उस हिस्से में होना। या फिर किसी शख्स की फैमिली में लोगों को हार्ट अटैक और ख़ास तौर पे मिडल या जल्दी की उम्र में हार्ट अटैक का होना। उस शख्स का शुगर, ब्लड प्रेशर, या जैसे कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है, कोई सिगरेट पीता है, यानी इस तरह के जब किसी में फैक्टर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर हैं। फ़र्ज़ करें कि वो ईसीजी तो नॉर्मल है लेकिन कोई ना कोई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं या कहीं पे हल्का फुल्का शक पड़ता है कि ईसीजी में ख़राबी हो सकती है। अगरचे हमारे पास फिर कार्डियक एंजाइम का भी एक ऑप्शन होता है कि हम एंजाइम करवाते हैं, उसका पॉजिटिव आना बताता है कि दिल का अटैक है, लेकिन नेगेटिव अगर आ जाए लेकिन फिर भी शक हो तो डॉक्टर के पास जो अगला मरहला होता है आपके दिल की हालत को जांचने का, तो वो फिर उसको हम कहते हैं ईटीटी यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपके जिस्म की उस बर्दाश्त को चेक किया जाता है जो बर्दाश्त उस नतीजे में होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। यानी एक्सरसाइज हो गया मशक्कत या भागना दौड़ना, टॉलरेंस हो गया कि आपका जिस्म कितना बर्दाश्त करता है, और टेस्ट हो गया कि उसको नतीजा देखा जाता है। यानी डॉक्टर आपको जो एडवाइस करता है वो टेस्ट, उस टेस्ट में आप एक ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हैं, आपको दौड़ाया जाता है और साथ आपकी जो ईसीजी हो रही होती है और साथ ही आपका ब्लड प्रेशर वो चेक करते हैं। देखा यह जाता है कि जैसे जैसे आप दौड़ेंगे तो आपकी ईसीजी में कोई तब्दीली आती है, या आपका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ता या बहुत ज़्यादा कम तो नहीं होता है, और हो सकता है कि किसी भी मरहले पे वो आपको रोकें अगर उनको कोई ऐसी तब्दीली मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे आप दौड़ेंगे, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि नॉर्मल रूटीन में जब आप घरों में बैठे होते हैं तो आपका जो हार्ट रेट होता है, आपके दिल की जो रफ्तार होती है वो 60 से लेके 90 या 60 से लेके 100 तक होती है। अगर 60 से कम हो तो इसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा हो तो इसको हम टैकीकार्डिया या दिल की रफ्तार का ज़्यादा होना कहते हैं। और ये जो एवरेज है वो हम आमतौर पे लोगों को जो बताते हैं कि आपके दिल का जो एवरेज रफ्तार का होना है वो 72 यानी 72, 1 मिनट में 72 दफ़ा आपका जो हार्ट है उसको पंप करना चाहिए। अब वो जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट के मसल्स हैं जो ये काम सर अंजाम देते हैं, उन मसल्स को खून की नालियाँ खून सप्लाई करती हैं उनकी न्यूट्रिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। उन नालियों को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। अब जब वही हार्ट के मसल्स आप एक्सरसाइज करेंगे उस ट्रेडमिल के ऊपर और आपका हार्ट रेट चला जाता है 120 पे, 130 पे, 140 पे, अगर पहले वो 72 टाइम्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और उसके लिए एक ख़ास मिकदार ऑक्सीजन की चाहिए थी और न्यूट्रिशन की, लेकिन जब वो उससे ज़्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका हार्ट तो ज़्यादा मिकदार चाहिए होगी खुराक की, न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो खून की सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज से वो ज़्यादा बढ़े। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोरोनरी आर्टरीज में कहीं क्लॉट है जो दिल के अटैक की वजह बनता है
तो वो सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का असूल होता है, और जैसे सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी तो साथ ही किसी को या तो चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, या दिल की जो पट्टी या ईसीजी होती है उसमें कोई ना कोई ऐसी तब्दीली सामने आना शुरू हो जाएगी जिससे डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने आपके हार्ट को चैलेंज किया था, कि उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी खून की नालियों में कहीं ना कहीं पे कोई क्लॉट ज़रूर पड़ा है। जिसके बाद अगला मरहला फिर लोगों की एंजियोग्राफी का आता है, कि जिसमें खून की नालियों का टेस्ट किया जाता है बाकायदा क्लॉट को देखने के लिए। तो ये जो मैंने जिक्र किया है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रूटीन में रनिंग करते हों, आप किसी पार्क में जाते हैं और वहाँ पे दौड़ते हों कुछ मिनट के लिए, तो ये समझें कि आप अपना रोज़ाना का एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं। उस रनिंग का आपको ना सिर्फ ये कि फ़ायदा ये होगा कि आपकी शुगर बेहतर हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, आपके जिस्म में जो इजाफी चिकनाई है या एक्स्ट्रा फैट है वो इस्तेमाल में आ जाएगी, आपके जो पट्टे हैं वो मजबूत हो जाएंगे, आपकी जो हड्डियां हैं उनको आदत हो जाएगी ज़्यादा उनके ऊपर जो दबाव पड़ता है उसको बर्दाश्त करने की। बल्कि रोज़ाना अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप अपना ये टेस्ट भी करेंगे जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी आपने रनिंग करनी है, अब आप एक बात जहन में रखें कि लोग अक्सर तरजीह देते हैं वॉक करने को, लेकिन आपके जिस्म को वॉक करते हुए इनमें से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वॉक का भी दो तरीके होते हैं। अगर तो आप बड़ी तेज़ी से वॉक करते हैं जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रोल करते हैं, जो लोग अक्सर आप जाते हैं पार्क्स में तो वो आराम से चल रहे होते हैं, तो उसका जिस्म को अमूमी तौर पर ऐसे फ़ायदे नहीं होते। तो आपने एक तो ये जहन में रखना है कि जो आपने रनिंग करनी है वो आपने हमेशा बहुत कम टाइम से शुरू करनी है, और कोशिश करनी है कि आप एक ऐसी जगह पे करें जहां पे ट्रैफिक ना हो, और कोशिश करें कि कोई पार्क्स हो। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि जो पार्क्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जहाँ पे सर्कुलर एक ट्रैक बना होता है कि आपको मुड़ना नहीं पड़ता, और कुछ पार्क होते हैं जिनके कोने होते हैं कि जहाँ पे जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको मुड़ना पड़ेगा। तो आपने किसी भी सूरत ऐसे पार्क से बचना है जिस पे कोनों वाला पार्क हो और आपको मुड़ना पड़े, क्योंकि अगर आप रनिंग करते हुए मुड़ेंगे तो आपके जो मसल्स होते हैं उनके फाइबर्स को नुकसान होता है, जिससे कि लोगों को बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें पार्क वो हो जिसका गोलाई में ट्रैक हो, ताकि आपको अगर जो आप मुड़ते भी हैं तो आपके मसल्स के ऊपर वो किसी भी किस्म का दबाव ना पड़े। और कोशिश करें कि पार्क में आप जाएं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो आगे मैं जिक्र करूँगा अभी। तो वो तमाम आपके दौड़ने का अमल, चाहे वो जॉगिंग हो चाहे वो रनिंग हो, हल्की या तेज़ स्पीड के साथ, तो इनको सबको हम एरोबिक कहते हैं, क्योंकि इस दौरान आप सांस ले सकते हैं और जिस्म में ऑक्सीजन लेके जा सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपके जो जिस्म में आपके जो मसल्स हैं वो आपकी ATP यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट को ADP यानी एडिनोसिन डाईफॉस्फेट में तब्दील करते हैं, और इस तब्दीली के दौरान जो एनर्जी निकलती है वो ऐसे ही है जैसे गाड़ी का पेट्रोल जलता है तो एनर्जी गाड़ी को आगे लेके जाती है। तो इसी तरह आपने जब भी अपनी रनिंग स्टार्ट करनी है तो कोशिश करें वो कम टाइम में शुरू करें, कि 2 मिनट आप जब आगाज़ करने लगें, चाहे आप 1 मिनट के लिए दौड़ें, 2 मिनट के लिए दौड़ें, और फिर हर हफ्ते इनके अंदर इजाफा करते जाएं। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि जिस पार्क में आप जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि लाहौर में एक बड़ा मशहूर पार्क है मॉडल टाउन पार्क, सेंट्रल पार्क कहते हैं, उसका ट्रैक है 2.5 किलोमीटर का। तो आप वहाँ पे जब अपने आप को जब आपने रनिंग करनी है तो पहले आपने अपने जिस्म को थोड़ा तैयार करना है, थोड़ी बहुत आपने मूवमेंट्स करनी है ताकि आपके जो टांगों के मसल्स, ख़ास तौर पे जिनको हम जो बैक पे होता है टांग की उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, जो इससे ऊपर होता है उसको हम ग्लूटियस कहते हैं, जो आपकी जो थाई होती है उसका जो सामने का जो मसल होता है उसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, आपकी जो टांग के नीचे के हिस्से के मसल्स होते हैं वो काफ मसल्स होते हैं, वो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस। तो जब आपने रनिंग शुरू करनी है तो पहले तो आप हल्की फुल्की वहाँ पे खड़े होकर एक्सरसाइज करें ताकि आपके ये जो मसल्स हैं ये तैयार हो जाएं कि आप जो रनिंग का दबाव इन पे डालेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि आप पार्क में गए हैं, उसका एक ट्रैक है, तो आप एक मकाम सेट कर लें कि आप यहाँ तक दौड़ेंगे आज, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को शुरू करना है और फिर आगे लेके जाना है।
अगर आप पहले ही दिन जाके या पहले एक हफ्ते में जाके 10 मिनट के लिए रनिंग करने की कोशिश करते हैं या पूरा या आधा पार्क रनिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप तीसरे दिन के बाद जा ही ना सके। एक तो आपने इसको स्लोली और बड़े तरीके से आपने इसको कोशिश करनी है कि आप स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा करते जाएं या उस फासले में इजाफा करते जाएं जो आपने रनिंग करनी है। और कोशिश करें कि रनिंग के दौरान आप के जो कंधे होते हैं वो पीछे की तरफ हों और आपकी जो सर है या आंखें हैं वो आपकी सामने की तरफ हों। आपने ना नीचे देखना है ना आसमान की तरफ देखना है, बल्कि आपने सामने की तरफ देखना है। कम से कम जो आपके सामने का रास्ता है वो आपको मुकम्मल नज़र आ रहा हो। रनिंग के दौरान आपने प्रॉपर सांस लेने हैं ताकि आपका जिस्म जो है उसको इस अमल के दौरान मुसलसल ऑक्सीजन चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं कि आप रनिंग तो करते हैं लेकिन आप प्रॉपर सांस नहीं लेते। जो दौड़ते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रेन करना है कि गहरे सांस के लिए, तो होगा ये कि फिर आपके यही मसल्स उस एनर्जी के लिए एक ख़ास किस्म का अमल शुरू करेंगे जिसको हम एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यानी वो जो ग्लूकोज को जलाएंगे ताकि एनर्जी पैदा हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगी और इसके नतीजे में पैदा होगा लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है यही वो वजह होती है कि जब दौड़ते हुए आपको पट्ठों का दर्द शुरू हो जाता है या खलियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है स्लो से स्टार्ट किया, ख़ास किस्म का आपका जैसे मैंने बॉडी का पोस्चर बताया, और दौड़ते हुए आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप उस दौरान सांस अंदर लेके जाएं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएं। कोशिश करें कि दौड़ते हुए जो आपका पाँव है वो ज़मीन पे ऐसे आए कि पाँव के जो आगे का हिस्सा होता है वो ज़मीन पे पहले लगे और पीछे का हिस्सा बाद में लगे। और अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि दौड़ते हुए उनके जो पाँव की बैक साइड होती है जिसको हम हील कहते हैं, तो वो पहले ज़मीन पे आता है, तो जिसकी वजह से उनका जो पूरा हड्डियां हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और इसी तरह जहाँ पे आपने अपने जिस्म की आवाज़ को सुनना है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जिस्म अब आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ पे आराम से वॉक शुरू कर दें। ये जैसे जैसे आपकी रूटीन बनती जाएगी मैं उसका हिस्सा बता रहा हूँ। और जब वॉक के बाद आप किसी हद तक रिलैक्स हैं तो फिर एक बार फिर अपने उस टारगेट को, चाहे वो कुछ मिनट के लिए आपने रखा था या कुछ फासले के लिए रखा था, तो उसको कोशिश करें कि फिर दोबारा से आप अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। जो स्प्रिंटिंग होती है वो एनारोबिक एक एक्सरसाइज है। स्प्रिंटिंग होता है कि जब आप बहुत तेजी से दौड़ते हैं, क्योंकि उस दौरान आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते और आपके जिस्म में ऑक्सीजन नहीं जाती। फ़ायदा क्या होगा आपको ये रनिंग करने का? और अगर कभी आप उकता रहे हो रनिंग के लिए से, तो कोशिश करें कि आप यूट्यूब पे या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उन लोगों की वीडियोस देखें जो रनिंग करते रहते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि आप जो ट्रैक की साइड से आप शुरू करते हैं उसको अपोजिट साइड से शुरू करें, क्योंकि इंसान उस सीनरी से जो वो रोज़ाना देखता है बाज़ औक़ात वो तंग आ जाता है। इसी तरह कोशिश करें आप कि जो अगर आप दिन में जाते हैं, शाम के वक्त जाते हैं और आप उकता रहे हैं रनिंग से, तो आप कोशिश करें कि फिर रात को दरमियान में जाना शुरू कर दें। तो ये वो चीज़ें जो आपको इस चीज़ के साथ रखेंगी कि आपका जो रनिंग का एक ये अमल है ये चलता रहे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। इससे आपका ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाएगा, इससे आपका शुगर जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत आसानी आ जाएगी, इससे आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। इसी तरह आपका वेट मैनेजमेंट हो जाएगी। इसी तरह जो आपके दिल की नालियां हैं, क्योंकि जब आपके जिस्म की चिकनाई इस्तेमाल में आ जाएगी तो आपके जो दिल की नालियां और बाकी जो जिस्म के मुख्तलिफ खून की नालियां होती हैं, पाँव में हो या पेट की हो या फेफड़ों की हो, तो वो सारी की सारी जो नालियां हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और उनके अंदर जो क्लॉटिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो चर्बी इस्तेमाल में आना शुरू हो जाती है तो वो क्लॉटिंग जो है वो कम से कम हो जाती है। तो ये इतने ज़्यादा इसके रनिंग के फ़ायदे हैं कि कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन जाए और आप हफ्ते में 5 दिन कम से कम 4 से 5 दिन ज़रूर रनिंग किया करें। और अगर मुमकिन हो सके तो 7 दिन करें। लेकिन अगर आपको उकताहट होती है तो आप दरमियान में एक क्रॉस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस ट्रेनिंग इसे कहते हैं कि अगर आप रनिंग से तंग आते हैं तो आप 1 या 2 दिन के लिए कोई और एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। और आखिरी बात कि जब भी आपने रनिंग स्टॉप करनी है तो कोशिश करें, जैसे रनिंग शुरू करते हुए आपने आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं, इसी तरह रनिंग को जब आपने एंड करना है तो फौरी तौर पे आप बैठे मत, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पहले स्पीड कम करें आखिरी हिस्से में
और फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक के बाद अपनी जो रनिंग है उसको आप उसका इख्तिताम करें। ये वीडियोस जो होती हैं ये आम सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो मेडिकल के ख़ास टॉपिक हैं उनके अलावा वो वीडियोस भी बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो आपकी जो जनरल हेल्थ होती है, चाहे वो खुराक से मुतल्लिक हो, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी से मुतल्लिक हो, चाहे वो स्ट्रेस को रिलीव करने से मुतल्लिक हो, तो उस पर भी मैं बात किया करूँ। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।